नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर खबरों में रहता है, लेकिन जिसकी गहराई शायद उतनी समझी नहीं जाती। मेरा मतलब है इजराइल और ईरान के बीच का वो अहम, वो जटिल टकराव। ये कोई आमने सामने की घोषित जंग नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से चला आ रहा भू राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके पीछे के मुख्य कारणों को काफी अच्छे से समझाते हैं। तो चलिए आज इन्हीं स्रोतों की मदद से इस मुद्दे की तह तक जाते हैं। हाँ बिल्कुल। इसे अक्सर छाया संघर्ष या शैडो वॉर कहा जाता है और इसके जो असर है वो पूरे मिडिल ईस्ट में महसूस होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जैसा आपने कहा, इसकी कोई एक सीधी वजह नहीं है। हमारे स्रोत भी ये बताते हैं कि ये कई चीज़ों का मतलब एक मिश्रण है। गहरी वैचारिक दुश्मनी है, परमाणु हथियार बनाने का डर है, इलाके में अपना दबदबा बनाने की होड़ है, और हाँ, वो प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई भी है। तो शुरुआत इसी वैचारिक खाई से करते हैं, है ना? स्रोत साफ बताते हैं कि ईरान का जो मौजूदा शासन है वो एक इस्लामिक थियोक्रेसी है और वो इजराइल के वजूद को ही नहीं मानता। वो इजराइल को अक्सर ज़ायोनी शासन कहते हैं और यहाँ तक कि उसके खात्मे की बात भी करते हैं। जाहिर है इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए एक सीधा खतरा समझता है। ये सिर्फ बयानबाजी है या इसका असर ज़मीनी है? नहीं, ये सिर्फ बयानबाजी से कहीं ज्यादा गहरी बात है। असल में यही वैचारिक दुश्मनी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर इजराइल की चिंता को भयानक रूप दे देती है। इजराइल को ये डर हमेशा सताता है कि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो उसका इस्तेमाल शायद इजराइल के खिलाफ ही हो। और इसी डर ने, ऐसा कहा जाता है, इजराइल को कई गुप्त कार्रवाइयों के लिए उकसाया है। जैसे वो स्टक्सनेट वायरस वाला मामला था। हाँ बिल्कुल, स्टक्सनेट जैसा खतरनाक साइबर हमला जो खास तौर पर ईरानी परमाणु सेंट्रीफ्यूज को ही निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, या फिर ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं जिनके पीछे भी इजराइल का हाथ होने का शक जताया जाता है। तो इजराइल के लिए ये कोई दूर का खतरा नहीं, बल्कि आज का मतलब एक अस्तित्व का संकट माना जाता है। और ये लड़ाई सिर्फ इन गुप्त हमलों या साइबर वॉरफेयर तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने शुरू में इशारा किया था। स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि ये संघर्ष अक्सर सीधे नहीं बल्कि प्रॉक्सी गुटों के जरिए, मतलब दूसरे लड़ाका समूहों के जरिए लड़ा जाता है। ये कैसे काम करता है? हाँ देखिए, होता यह है कि ईरान उन मिलिटेंट ग्रुप्स को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराता है जो इजराइल के कट्टर दुश्मन हैं। जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह है, गाजा पट्टी में हमास और इस्लामिक जिहाद है, या फिर सीरिया में बशर अल असद का शासन जहां ईरानी सेना की मौजूदगी भी बताई जाती है। अच्छा। तो ये गुट या तो सीधे इजराइल पर हमले करते हैं या फिर उसके लिए एक लगातार खतरा बने रहते हैं। अब जवाब में इजराइल भी चुप नहीं बैठता। वो अक्सर सीरिया और लिबनान में हवाई हमले करता है। इन हमलों का मकसद होता है ईरान से इन गुटों तक पहुंचने वाले हथियारों के काफिलों को रोकना या उनके ठिकानों को नष्ट करना। तो ये एक तरह की लुका छिपी और घात प्रतिघात का खेल चलता रहता है। अच्छा, तो ये प्रॉक्सी वाला पहलू तो साफ है, पर क्या ये लड़ाई सिर्फ इन्हीं गुटों के सहारे ही चल रही है या इसके पीछे कोई और बड़ा खेल भी है इलाके में दबदबे का? बिल्कुल, प्रॉक्सी युद्ध इसका एक बहुत अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन ये पूरी तस्वीर नहीं है। ये असल में मध्य पूर्व में अपना वर्चस्व कायम करने की, मतलब डोमिनेंस की एक बड़ी लड़ाई भी है। ईरान खुद को रीजन की एक मेजर पावर के तौर पर देखता है और अपना असर बढ़ाना चाहता है। दूसरी तरफ इजराइल है, जिसे अक्सर अमेरिका का तगड़ा सपोर्ट मिला है। वो इस ईरानी प्रभाव को रोकना चाहता है और एक तरह का पावर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश करता है। और ये टकराव सिर्फ इन दो देशों के बीच का नहीं है, ये पूरे रीजन के पुराने झगड़ों से भी उलझा हुआ है, जैसे सुन्नी शिया का विभाजन है या फिर अरब इजराइल का जो पुराना संघर्ष है। और हाल के सालों में हमने देखा है कि ये तनाव कम होने के बजाय बढ़ा ही है। हाँ जरूर। स्रोत 2023 के गाजा युद्ध का जिक्र करते हैं, जिसने कहते हैं आग में घी का काम किया, क्योंकि हमास को ईरान से मदद मिलने की बात सामने आई थी। फिर 2024 में सीरिया में ईरानी सैन्य सलाहकारों पर कथित इजरायली हमला हुआ। हाँ, और उसके बाद जो अप्रैल 2024 में हुआ, उसने तो दशकों से चले आ रहे पैटर्न को ही तोड़ दिया। जब दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर एक संदिग्ध इजरायली हमला हुआ और उसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल की जमीन पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दाग दिए। ये दशकों के छाया युद्ध के बाद पहली बार था जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर इस तरह का खुला,
सीधा हमला किया। इसने पूरी दुनिया को सच में चौंका दिया था। और एक और चिंता की बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान और इजराइल के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिश्ते ही नहीं हैं। मतलब बातचीत या कोई गलतफहमी दूर करने का कोई सीधा चैनल ही मौजूद नहीं है। सही कहा। और यही बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देती है। जब बातचीत का कोई रास्ता ही ना हो तो गलत अनुमान लगाने का, मिसकैलकुलेशंस का और तनाव के बेकाबू होकर बढ़ जाने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो संक्षेप में कहें तो हमारे स्रोत यही दिखाते हैं कि ये वैचारिक दुश्मनी, परमाणु डर, रीजनल डोमिनेंस की लड़ाई और प्रॉक्सी युद्ध का एक बहुत ही अस्थिर कॉकटेल है। एक छाया संघर्ष जो अब लगता है खुलकर सामने आने के बहुत करीब पहुंच गया है। तो इन तमाम स्रोतों को खंगालने के बाद ये बात तो साफ है कि इजराइल ईरान का जो संघर्ष है ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये वाकई कई उलझे हुए धागों का एक जाल है। ये लंबे समय तक, जैसा आपने कहा, पर्दे के पीछे चलता रहा, एक छाया युद्ध की तरह। लेकिन हाल की घटनाओं ने इसे खतरनाक ढंग से एक सीधे टकराव के मुहाने पर ला खड़ा किया है। बिल्कुल। और ये जो हाल के सीधे हमले हुए हैं उन्होंने निश्चित रूप से खेल के नियम बदल दिए हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या ये छाया संघर्ष अब परमानेंटली एक खुले टकराव, एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल ले सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इसके न सिर्फ रीजनल बल्कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए क्या मायने होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर यकीनन आने वाले वक्त में लगातार नजर रखनी होगी।